भारत की विदेश नीति किस चीज के इर्द गिर्द घूमती रही है? तो इसका जवाब है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आज़ादी के बाद से ही भारत की विदेश नीति स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करते रही है। मतलब आज़ादी के बाद से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की विदेश नीति का रीढ़ का हड्डी रहा है। अब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होता क्या है, तो इसका डेफिनेशन समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पे। आप ऐसे समझो कि आपके 3 दोस्त हैं। पहला दोस्त है जो आपको बार-बार बोलता रहता है कि मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता हूँ। मान लो उस दोस्त का नाम अमेरिका है। आपका दूसरा फ्रेंड है जो थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है, वो बार-बार आपको बोलता रहता है कि पिज़्ज़ा क्यों पाओगे? ऐसा करता हूँ मैं तुम्हारे लिए सस्ता समोसा ऑर्डर कर देता हूँ। लोकल होता है, अच्छा होता है, हेल्दी होता है, पिज़्ज़ा से बेटर होता है और सस्ता भी होता है। तो उस दोस्त को आप मान लो कि वो है रूस। और आपका एक तीसरा फ्रेंड है जो कभी-कभार फ्रेंड है, कभी नहीं भी है। वो आपको बार-बार बोलते रहता है कि एक काम करो, मैं तुम्हें नूडल्स का डब्बा भिजवा देता हूँ, तुम उससे चाव से खाओ, बहुत टेस्टी होता है। बट आप क्या करते हो, आप उनकी बातें ना मान करके आप अपने मन से डिसाइड करते हो कि किस दिन आपको क्या खाने का मन कर रहा है या फिर किस चीज की जरूरत आपको किस दिन है। उसके बेसिस पे आप वो आइटम खाते हो या उस आइटम को यूज करते हो। इसी को विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोला जाता है। मतलब दूसरे की बातें सुन तो लीजिए, बट सुनने के बाद उसे मानना जरूरी नहीं है। आप किसी दूसरे कंट्री की बात तभी मानेंगे जब वो आपके इंटरेस्ट को सूट करेगा, जब उससे आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। और इंडिया इस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी को आजादी के बाद से ही फॉलो करता आ रहा है। एक्चुअली सरकार किसी की भी रही हो भारत में, उसने इसी पॉलिसी को सेंटर में रखा है। जब नेहरू जी की सरकार थी तब उन्होंने नाम को फॉलो किया था, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट को। उसके भी सेंटर में यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी थी। मतलब हम ना तो अमेरिका को आंख बंद करके फॉलो करेंगे, ना ही हम रसिया को आंख बंद करके फॉलो करेंगे। बेसिकली हम वो चूज करेंगे जिससे हमें बेनिफिट होता है, जिससे भारत के इंटरेस्ट को बेनिफिट होता है। दूसरे शब्दों में बोले जाए तो भारत कभी भी ब्लाइंड फोल्डेडली किसी दूसरे कंट्री को फॉलो नहीं करेगा। भारत किसी भी कंट्री का पिछवाड़ा पाकिस्तानियों की तरह चाटता हुआ नजर नहीं आएगा। हमेशा भारत अपने इंटरेस्ट को केंद्र में रखकर डिसाइड करेगा कि भारत को किसके साथ जाना चाहिए और किसके साथ नहीं जाना चाहिए। भारत को किस फील्ड में किसके साथ डील करना चाहिए और किस फील्ड में किसके साथ डील नहीं करना चाहिए। किसी भी एक कंट्री या पर्सन का भारत आंखें बंद करके बात कभी भी नहीं मानेगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट जिसके इर्द गिर्द भारत की फॉरेन पॉलिसी घूमती भी नजर आई है आजादी के बाद से, वो है इशू बेस्ड अलायंस। तो हम समझेंगे आज कि इशू बेस्ड अलायंस होता क्या है, इशू बेस्ड अलायंस का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कि हम इशूज के बेसिस पे कंट्रीज के साथ डील्स करते हैं। मतलब कि अगर कोई पर्टिकुलर इशूज हमें सूट कर रहा है तो उस इशू के लिए हम एक पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर सेट ऑफ कंट्रीज के साथ जाएंगे। अगर मान लो कि हमें दूसरा इशू उन कंट्रीज के साथ सूट नहीं कर रहा है, तो हम उन इश्यूज को लेकर के दूसरे कंट्री के साथ या सेट ऑफ कंट्रीज के साथ डील करेंगे। जैसे फिर से मैं एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। यहाँ पे इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर के क्वाड का मेंबर बन गया है। और ये क्वाड पहले किसी और पर्पस से बना था। बाद में इसका यूज चाइना के एक्सपेंशन को काफी हद तक इंडो पैसिफिक एरियाज में रोकने के लिए किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे इंडिया क्वाड का मेंबर है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ, और इंडिया इस क्वाड के पावर को यूज कर रहा है चाइना को काउंटर करने में। वहीं दूसरी तरफ इंडिया एससीओ का भी मेंबर है, मतलब संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी मेंबर है, जहां इंडिया चाइना के साथ हाथ से हाथ मिलाकर या कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। एक तरफ जहां इंडिया G20 का एक्टिव मेंबर बन गया है, और जहां वो यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, जिनको हम नाटो कंट्रीज भी इन जनरल बोल सकते हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर डील करता हुआ पाया जाता है। तो दूसरी तरफ इंडिया ब्रिक्स का भी फाउंडिंग मेंबर है, जिसने इंडिया, रसिया, चाइना, ब्राजील के साथ मिलकर के नाटो कंट्रीज को या यूएस के डोमिनेंस को कंट्रोल करने के तरीके ढूंढता हुआ पाया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया किसी एक सेट ऑफ कंट्रीज के साथ हर मामले में खड़ा नहीं दिखाई देगा। इंडिया अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए
अलग अलग सेट ऑफ कंट्रीज के साथ अलग अलग मुद्दों पे डील करता हुआ दिखाई देगा। आप दूसरे एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे कि एक तरफ इंडिया हमेशा इजराइल के साथ पीठ सटाकर खड़ा होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे इंडिया इजराइल को ऑलमोस्ट हर मामले में सपोर्ट करता है और इजराइल भी इंडिया को हर मामले में सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जो फिलिस्तीन को सबसे पहले मान्यता दे देता है। एक तरफ इंडिया रूस के साथ गहरे रिश्ते बनाता है, रूस के साथ अपने पुराने रिश्ते को भी निभाता है और रूस के साथ मल्टीपल लेवल्स पे डील करता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया रूस का जिससे युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ भी उतने ही अच्छे से रिश्ते निभाता हुआ पाया जा रहा है। ये सब परफेक्ट एग्जांपल्स हैं इश्यूज बेस्ड अलायंस के, जिसे इंडिया रिलीजियसली फॉलो करता है। अब हम लोग भारत के अमेरिका से रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका से भारत के रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे आज़ादी के बाद से जितने अच्छे रसिया के साथ रहे हैं। बट जब से क्लिंटन राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधारने शुरू कर दिए थे और वो प्रक्रिया बुश ने और भी आगे बढ़ाया और मे भी थोड़ा बहुत तो स्लो डाउन हुआ ओबामा के टाइम में, बट ट्रम्प के आने के बाद वो फास्ट प्रोसेस में आ गया था। ट्रम्प जब पिछले टर्म में जीते थे तो इंडिया के साथ अमेरिका के रिलेशन बहुत ही अच्छा हो गया था, जो थोड़ा बहुत जिसमें अभी खटास आया है एंड आशा है भी बहुत जल्दी ये रिश्ते फिर से पुराने ट्रैक पे आ जाएंगे। हाल फिलहाल में इंडिया और यूएस के बीच में बहुत सारे डील्स हुए हैं। इंडिया और यूएस के बीच में लेमोआ टाइप के कई सारे डिफेंस एग्रीमेंट्स हुए हैं। इंडिया और यूएस के बीच में तमाम तरह के डील्स आगे भी किए गए हैं, जैसे कि चिप मेकिंग के फील्ड में, 5G 6G रिसर्च के फील्ड में, क्लीन एनर्जी के फील्ड में, क्वाड में। तो इस तरह से इंडिया और यूएस के बीच में काफी सारी डीलिंग्स हाल फिलहाल में हुई। बट एट द सेम टाइम जब यूएस इंडिया को चाइना के काउंटर के तौर पे यूज करना चाह रहा था, तो इंडिया ने वहां पे अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि हम आपके साथ डील्स तो अलग अलग फील्ड में करेंगे, लेकिन आप हमें चाइना के अगेंस्ट खुलेआम यूज नहीं कर सकते हैं। वहां पे हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करेंगे। एक तरफ इंडिया यूएस के साथ F414 इंजन का भी डील करता हुआ पाया जाता है और ऐसा बोला जा रहा था कि यूएस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी इंडिया को ऑफर दे चुका था और मे भी वो ऑफर अभी तक वैलिड है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया जब यूएस इंडिया को बोलता है कि आप अपने एग्रीकल्चर का सेक्टर और ये ऐसे जो सेक्टर्स हैं जिसमें हमारे फार्मर्स इन्वॉल्व हैं उनको यूएस के लिए ओपन कर दो, तो इंडिया वहाँ पे यूएस को साफ साफ मना कर देता है। इंडिया टैरिफ घटाने से अमेरिका को साफ साफ इनकार कर देता है। मतलब इंडिया का कहना है कि बिजनेस किसी एक फील्ड में अपनी जगह है और दूसरी फील्ड में अपनी जगह है। जस्ट बिकॉज हम आपके साथ डिफेंस डील्स या दूसरी तरह के डील्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके आइटम पर टैरिफ 0 कर देंगे, क्योंकि हमें अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट को पहले रखना है। मतलब हम एक दूसरे के अच्छे एलाय और अच्छे फ्रेंड तो बन सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेड फॉर ईच अदर है। अब आते हैं भारत और रूस के रिश्तों पे। तो भारत और रूस का रिश्ता बहुत ही ज्यादा पुराना है। मतलब आजादी के बाद से हमने एक तरह से रूसी खेमा को चूज किया था। नेहरू जी से लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी तक रूस के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही अच्छे रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि एक बार जब पाकिस्तान के साथ 1971 का युद्ध चल रहा था, उस टाइम में जब अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार पाकिस्तान के सपोर्ट में ला करके खड़ा कर दिए थे, तो रशिया ने अपना 7वां बेड़ा इंडिया की रक्षा के लिए भेज दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका को अपने हाथ पीछे खींचने पड़ गए थे। मतलब रूस के साथ हमारे रिश्ते बहुत गहरे एंड बहुत ही पुराने हैं। इनफैक्ट जो हम इंडिया मैक्सिमम हथियार, डिफेंस इक्विपमेंट्स या मैक्सिमम गन वगैरह जितनी भी चीज़ें आर्टिलरी वगैरह, इंडिया जो मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट्स यूज़ करता है वो सारा का सारा या मैक्सिमम रूस से लिया गया है। हमारे 70% से भी ज़्यादा डिफेंस आइटम्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स रूस से प्रोक्योर किए गए हैं अभी तक। वो MiG-21 हो, वो AS-400 मिसाइल्स हो या ऐसे तमाम तरह के फाइटर जेट्स हों। रूस ने भी इंडिया के साथ अपनी मित्रता हमेशा निभाई है और हमेशा जरूरत पड़ने पे रूस इंडिया के पक्ष में खड़ा होता हुआ पाया गया है। हाल फिलहाल में चाइना और रूस की नज़दीकियां बढ़ी है। इसके बावजूद भी रूस ने अपने इंडिया के साथ रिश्ते को कमजोर नहीं पड़ने दिया है और पहले की तरह ही इंडिया और रूस के रिश्ते को गहरा और मजबूत बना के रखा है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, एनर्जी के फील्ड में भी रूस ने भारत की बहुत ज्यादा मदद की है।
इनफैक्ट भारत का जो कुडनकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो रूस ने ही तैयार करके दिया था। अभी अगर हम रिसेंट इवेंट्स की बात करें, तो जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, तो दुनिया भर के देशों ने, स्पेशली अमेरिका एंड अमेरिकन बैक्ड कंट्रीज ने रूस पर तमाम तरह के सैंक्शंस लगा दिए। रूस की अर्थव्यवस्था को, रूस की इकोनॉमी को चौपट करने के तमाम हथकंडे इन्होंने अपनाए। वैसे मुसीबत के समय में इंडिया सरेआम रूस के साथ खड़ा होता हुआ दिखाई दिया। जब रूस से एनर्जी, तेल, गैस एटसेट्रा बाकी कंट्रीज ने खरीदने से मना कर दिया, उन्हें लगा कि ऐसा करने से रूस की अर्थव्यवस्था घुटनों पे आ जाएगी। तब इंडिया रूस से तेल और बाकी सारी चीजें बढ़ा कर खरीदना शुरू कर दिया। इंडिया 2021 में मात्र अपने कंजम्पशन का 1% रूस से खरीदता था, और आज के टाइम में इंडिया अपने टोटल ऑयल कंजम्पशन का करीब 35-40% रूस से खरीद रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इंडिया ने रूस से तेल खरीदने की क्षमता को 2 या 4 गुना नहीं, बल्कि 35-40 गुना बढ़ा दिया है। मतलब अगर पहले इंडिया रूस से लेटर से कि 1000 लीटर तेल लेता था, तो अब इंडिया रूस से 35 गुना ज्यादा तेल खरीद रहा है। हालांकि रूस के साथ इतने गहरे और मजबूत रिश्ते होने के बावजूद भी इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को त्यागा नहीं है, और जहां रूस इन्वॉल्व है वहां भी इंडिया अपने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को ही फॉलो करता है। जैसे कि इंडिया बेशक रूस की मदद करता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, बेशक इंडिया रूस के साथ डिफेंस डील्स और तमाम तरह के डील्स करते हुए नजर आता है ओपनली, बट इसके बावजूद इंडिया यूक्रेन के साथ भी उतने ही सिंप्लिसिटी और आसानी से डील करता हुआ पाया जाता है। ये चीज इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परफेक्टली दर्शाती। तो अभी तक हमें समझ में आ गया है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को फॉलो करता है। मतलब इंडिया किसी भी ब्लॉक का, किसी भी ग्रुप का फुल ऑन मेंबर नहीं बनता है, बल्कि इंडिया का कहना है कि हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार हर ग्रुप के जहां भी पॉसिबल है उसके हम मेंबर बनेंगे, उसको हम फॉलो करेंगे। यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। और नेहरू के जमाने से चली आ रही नॉन अलाइन मूवमेंट अब 2.0 वर्जन में आ चुकी है। पहले भारत कहता था कि हम किसी के साथ नहीं है, लेकिन आज का भारत कहता है कि हम सभी के साथ हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। यहाँ पे मैं रूस से जुड़ी एक और बात डिस्कस करना चाहूंगा। चूंकि इंडिया 70% या उससे भी अधिक पार्ट्स, स्पेशली डिफेंस इक्विपमेंट्स, रूस से खरीदता आ रहा है आजादी के बाद से, तो इंडिया का जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो रशियन मेड है। और अभी हाल फिलहाल में वायुसेना के किसी ऑफिसर का बयान भी आया था कि अगर हम किसी दूसरे कंट्री से सारे रक्षा इक्विपमेंट्स खरीदना चाहें तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारी मैक्सिमम चीजें रूस से ली गई है और हमारा जो इकोसिस्टम है वो रशियन है। मतलब कि हमारी जो ट्रेनिंग भी पायलट्स की होती है, हमारे जो हर चीजें जो है वो रशियन बेस्ड है मोर और लेस। और अगर हम इस सारी की सारी चीजें लेटेस्ट से कि अमेरिकन बेस्ड करते हैं, अमेरिकन इकोसिस्टम को डिफेंस में फॉलो करेंगे, तो हमें बरसों लग जाएंगे अपने सारे इक्विपमेंट्स को चेंज करने में और उनको सीखने के तौर तरीकों को समझने में, क्योंकि जो रशियन वे है वो अमेरिकन वे से टोटली अलग है, न सिर्फ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में बल्कि एवरी फील्ड में। अगर हम ट्रेड की बात करें तो अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और चाइना दूसरे नंबर पे आता है इसी लिस्ट में। तो अब हम समझते हैं भारत और चाइना के रिश्तों को। भारत और चाइना के रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कंट्रोवर्सिया है। मतलब चाइना भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इस हिसाब से चाइना को भारत के बहुत क्लोज होना चाहिए था, बट नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना के साथ भारत की दुश्मनी भी है। चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद चलता रहता है, कभी डोकलाम में तो कभी गलवान में। हालांकि इन सब के बावजूद भी भारत और चाइना के बीच में ट्रेड बहुत ही ज्यादा होता है, और ये ट्रेड 2023 में ही करीब करीब $125 बिलियन क्रॉस का हो गया था। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि लड़ाई में तो हम दुश्मन हैं, लेकिन बिजनेस में हम पार्टनर हैं। तो भारत की पोजीशन शतरंज के गेम जैसी हो गई है। हर चाल भारत सोच समझ के चल रहा है। हालांकि दूसरे एंगल से देखने पे ऐसा नजर आता है जैसे भारत 3 पहिए के साइकिल पे सवार है, जिसमें एक पहिया अमेरिका है, दूसरा पहिया रूस है और तीसरा पहिया चाइना है। अगर बैलेंस बिगड़ गया तब तो गिरने का खतरा रहेगा और बुरी तरह से चोट लगेगी भारत को।
बट अगर किसी तरह से कंट्रोल करने में भारत कामयाब हो गया, तो भारत सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन करके आने वाले वर्षों में उभर सकता है।